सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना फर्स्ट मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, यूएस इजराइल लॉन्चेस स्ट्राइक ऑन ईरान, तेहरान रिटेलिएट्स। तो यहाँ पर सैटरडे को बेसिकली यूएस और इजराइल ने दोनों ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री अटैक लॉन्च किया, जिससे पूरे वेस्ट एशिया में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और जॉइंट स्ट्राइक्स में ईरान के कई सारे मिलिट्री और जो लीडरशिप टारगेट्स है उन पर टारगेट किया गया। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान है, उसमें सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी, उनके ऑफिसेज के आसपास भी अटैक्स हुए और वहां से धुआं उठता हुआ देखा गया। तो इजरायली पीएम ने बेसिकली कहा कि कुछ साइन से लगता है कि जो खामेनी है वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली डेथ कंफर्म नहीं की। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन पब्लिक से अपील की है कि वो अपनी लीडरशिप, ईरान इस्लामिक जो लीडरशिप है उसके खिलाफ खड़े हों और अपनी डेस्टिनी वो जो है खुद कंट्रोल करें। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर हैं, इजरायली स्ट्राइक्स में मारे गए हैं। और ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि ऑपरेशन खत्म होने के बाद ईरानियन जो लोग हैं अपनी गवर्नमेंट खुद ले सकते हैं। तो ईरान ने तुरंत रिटेलिएशन किया और इसराइल के साथ साथ जो रीजन में जो यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, जो बहरीन, कुवैत और कतर, इन सब पर मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। तो ईरान ने इसे अपनी कंट्री की सेल्फ डिफेंस बताया और कहा कि होमलैंड को बचाने का टाइम आ गया है। और इसमें कम से कम 201 लोग मारे गए और 747 लोग इंजर्ड हुए हैं। और सदर्न ईरान में एक गर्ल्स स्कूल पर भी मिसाइल गिरने से लगभग 85 लोगों की मौत हो गई, जो कि यहाँ के सिविलियन इम्पैक्ट को दिखाता है। और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट में से एक है। तो अगर ये बंद होता है तो बेसिकली यहाँ का पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई और प्राइसेस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अटैक से पहले यूएस ने रीजन में काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की थी। तो ट्रम्प ने कहा कि गोल है कि ईरान की नेवी को डिस्ट्रॉय करना और तेहरान जो सपोर्टेड रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप से उनको ख़त्म करना। तो ये स्ट्राइक्स बेसिकली रमज़ान के दौरान हुए और पिछले 8 महीनों में ईरान के खिलाफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा मेजर मिलिट्री एक्शन है। तो इंटरेस्टिंगली ये ऑपरेशन तब हुआ जब यूएस और जो ईरान है उनके डिप्लोमेट्स स्विट्जरलैंड और ओमान में जो है पीस टॉक्स भी कर रहे थे। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, ट्रू जस्टिस लाइज इन बीइंग एबल टू राइज अबव फैक्शनल डिबेट्स, सेज कपिल सिब्बल। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि असली जस्टिस तब मिलता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड तरीके से नहीं बल्कि सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से पर्पसफुली इंटरप्रेट किया जाए। तो उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब बिना किसी डर या बिना किसी फेवर के जस्टिस देना और फैक्शनल पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कॉन्स्टिट्यूशन को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में समझाना। तो यहाँ पर द हिंदू के एडिटर ने एम्फसाइज किया कि इंडिया में पार्लियामेंट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है और ये जनरेशन्स की आवाज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो इनइक्वालिटी के खिलाफ शील्ड का काम करता है। और वीआईटी के फाउंडर ने यहाँ पर जुडिशियल बैकलॉग्स पर कंसर्न बताया। उन्होंने बोला जनवरी 2026 तक इंडिया में लगभग 5.4 करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं। और फॉर्मर चीफ जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, सेलेक्टेड केवीज टू गेट तमिल एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बेसिकली डिसाइड किया है कि कुछ सेलेक्टेड केंद्रीय विद्यालय में तमिल को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में पायलट बेसिस पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ये पायलट प्रोजेक्ट का रिजल्ट और इवैल्यूएशन के बाद डिसाइड होगा कि क्या दूसरे केवीज में भी जो रीजनल लैंग्वेजेस को टीचिंग मीडियम ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर केवीज ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंडर स्पेशल कैटेगरी स्कूल्स हैं और जो मेनली जो ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफेंस एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। तो इन स्कूल्स का एडमिशन और पॉलिसीज़ केवीएस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड की जाती हैं। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, कर्नाटका बिगिंस रिक्रूटमेंट विदाउट इंटरनल कोटा। तो यहाँ पर जो कर्नाटका का एससी एसटी रिजर्वेशन एक्ट है 2002 का, उसके अकॉर्डिंग जो एससीज का रिजर्वेशन है वो 15% से बढ़ाकर 17% किया गया। एसटीज का रिजर्वेशन 3% से बढ़ाकर 7% किया गया। और ये जो रिजर्वेशन है ये बेसिकली एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स दोनों में अप्लाई होता है। बट यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन इंटरनल रिजर्वेशन के बिना, जिससे जो रीसेंट रिजर्वेशन लॉज हैं ये प्रैक्टिकली इग्नोर हो रहे हैं। और 2022 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो एससीज का रिजर्वेशन है 15 से 17% होना था और एसटीज का 3 से 7% किया गया। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि नए रिक्रूटमेंट में सिर्फ एससी रिजर्वेशन 15% पर ही इम्प्लीमेंट करने को कहा है, बिना किसी इंटरनल कोटा के। और जबकि बिल 17% कोटा देता है। तो दीज न्यू डिसीजंस विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट।
फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे हाई कोर्ट डिफर्स दिल्लीज गवर्नमेंट ऑर्डर टू प्राइवेट स्कूल्स टू फॉर्म फी रेगुलेशन पैनल्स। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के एक ऑर्डर पर टेम्परेली रोक लगा दिया है, जिसमें कि प्राइवेट स्कूल्स को स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी बनाने को कहा गया था। तो इस कमेटी में बेसिकली जो पेरेंट्स और स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों शामिल होने थे, और स्कूल को विद इन 10 डेज कॉन्स्टिट्यूट करना था। तो ये कमेटी फी स्ट्रक्चर को रिव्यू करती और एक्सेसिव फीस हाइक को कंट्रोल करती, लेकिन इसे स्कूल एसोसिएशंस ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है इस पे स्टे लगा दिया गया टेम्परेली अभी। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे कनाडा इंडिया नेगोशिएटिंग पैक्ट टू डबल ट्रेड बाय 2030 सेज कार्नी। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी बेसिकली उन्होंने अनाउंस किया कि कनाडा और इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जिसका गोल है कि 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को डबल करना, और ये डील इस साल के एंड तक साइन हो सकती है। अपनी इंडिया विजिट के दौरान कार्नी ने कहा कि दोनों कंट्रीज अपने रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, स्पेशली सिक्योरिटी, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। कनाडा ने इंडिया को फूड, एनर्जी और यूरेनियम सप्लाई में रिलायबल पार्टनर बनने का ऑफर दिया। साथ ही न्यूक्लियर कॉपरेशन और स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स में भी सपोर्ट की बात की है। क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होगी। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे वेस्ट एशियन एयर स्पेस क्लोज्ड, इंडियन एयरलाइंस कैंसल फ्लाइट्स। तो यहाँ वेस्ट एशिया में टेंशन्स बढ़ने के बाद यूएस और इसराइल के जॉइंट ऑपरेशन जो ईरान में हो रहा है, उसके बाद पूरे रीजन में एयर स्पेस काफ़ी हद तक बंद कर दिया गया है, जिससे जो ग्लोबल और इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं या फिर रीरूट करनी पड़ी। तो डीजीसीए ने इमरजेंसी एडवाइजरी में करके एयरलाइंस को कहा है 11 कंट्रीज़ में जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं उनसे बचने को कहा है, जिसमें कि ईरान, इज़राइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ईरान, इराक, लेबनान ये सब शामिल हैं। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने भी एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा है, ताकि डाइवर्जन्स और इमरजेंसी लैंडिंग्स जो है वो हैंडल की जा सकें। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया कॉल्स फॉर रेस्पेक्टिंग सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्रीज। तो यूएस और इसराइल के ईरान पर अटैक और ईरान की रिटेलिएशन के बाद वेस्ट एशिया में वॉर लाइक सिचुएशन बन गई है। इंडिया ने अपने सिटीजन्स के लिए तुरंत अर्जेंट एडवाइजरीज इशू की हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सभी साइड से रिस्ट्रेन कर रखने को कहा है, एस्केलेशन अवॉइड करने के लिए बोला है, और डायलॉग और डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपील की है। गवर्नमेंट ने कहा कि सिविलियंस की सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए, और सब कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी का जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए। और जो गल्फ़ कोऑपरेशन कंट्रीज़ हैं उसमें लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियन वर्कर्स रहते हैं, इसीलिए सिचुएशन इंडिया के लिए भी काफ़ी सेंसिटिव है। ऑफिशियल्स ने कहा कि लार्ज स्केल इवैक्यूएशन अभी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रीजन वाइड स्प्रेड हो चुका है, और इंडियन एम्बेसी सिटीजन्स के कॉन्टैक्ट में है और सेफ्टी अपडेट्स दे रही हैं। तो यहाँ पर इमरजेंसी हेल्पलाइंस नंबर्स भी कुछ दिए हुए हैं इस चीज़ के लिए। 9 बोत्सवाना चीताज रिलीज्ड इनटू कुन्नो पार्क। तो यहाँ पे इंडिया का जो प्रोजेक्ट चीता है उसको बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि बोत्सवाना से 9 चीताज को मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में रिलीज़ किया गया, और इनमें से 6 फीमेल्स हैं और 3 मेल्स हैं। तो इसके बाद इंडिया में टोटल चीता की पॉपुलेशन यहाँ पर 48 हो गई है, जिसमें 28 इंडियन बॉर्न कब्स हैं, और 20 अफ्रीका से लाए गए एडल्ट इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर ये चीता पहले नामीबिया 2022 और साउथ अफ्रीका 2023 के बैचेस के बाद थर्ड ग्रुप है। तो यहाँ पर ऑफिशियल्स ने बताया कि ये पूरे प्रोजेक्ट चीता में जो चैलेंजेस हैं और डेथ्स हैं वो काफ़ी हुई हैं, लेकिन टीम अब एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है और चीताज़ को इंडियन हैबिटेट में अडैप्ट करने पर फोकस कर रही है, और उनको उनके गलों में ट्रैकिंग कॉलर्स भी लगाए गए हैं ताकि उनको ट्रैक भी किया जा सके। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर सस्पेंड्स राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम एक्टिविस्ट बैक मूव। तो पहले फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फोर्टिफिकेशन मतलब किसी भी फूड में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मिलाना, जोड़ना, ताकि उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ सके। एग्जाम्पल राइस में जो है आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलाना, सॉल्ट में आयोडीन मिलाना, ये सब फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम को टेम्परेली स्टॉप कर दिया है, जो कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के अंडर चल रहा था। गवर्नमेंट का कहना है कि न्यूट्रिएंट्स जो है बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का बेटर मैकेनिज्म मिलने तक फोर्टिफिकेशन बंद रहेगा। तो ये क्यों किया गया है? ये बेसिकली आईआईटी खड़गपुर की एक स्टडी के बाद ये डिसीजन लिया गया, जिसमें पता चला कि जो फोर्टिफाइड राइस है उसकी शेल्फ लाइफ स्टोरेज कंडीशन जैसे कि मॉइस्चर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है।
और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के दौरान जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पर वो खत्म हो जाते हैं, जिससे एक्सपेक्टेड न्यूट्रिशन के बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। और गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि इस स्टेप से जो राशन है या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम है उसके फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे अरे ऑफ फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट ट्राइबल आर्ट, म्यूजिक, कल्चर एंड कॉमर्स। तो यहाँ पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मार्च महीने में न्यू दिल्ली में ट्राइबल कल्चर और कॉमर्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा इवेंट अनाउंस किया है। इनमें से ट्राइब्स की आर्ट जो फेस्ट है, लिविंग रूट म्यूजिक फेस्टिवल है, भारत ट्राइब फेस्टिवल 2026, ये सारे शामिल है। तो यहाँ पर मिनिस्टर का एम है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एम्पावर करना, उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना और उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट तक एक्सेस देना। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ऑन दिस रेयर डिजीज डे अनस्पेंड बजट एंड अनट्रीटेड पेशेंट रिमेन्स अ कंसर्न। तो यहाँ पर रेयर डिजीज क्या है, पहले रेयर डिजीज वो बीमारियाँ होती हैं जो बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस में सीरियस जेनेटिक या लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं ये, और इनका ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और लॉन्ग टर्म होता है। यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि तो इंडिया में रेयर डिजीज के पेशेंट्स एक सीरियस क्राइसिस फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर लगभग इसमें 50 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए मिलता है, लेकिन कई केसेस में जो टोटल ट्रीटमेंट है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा चला जाता है। तो जबकि जब फंडिंग लिमिट क्रॉस हो जाती है और जब ट्रीटमेंट रुक जाता है यहाँ पर 50 लाख के बाद, तो कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है पेशेंट्स की। और हैरानी की बात यह है कि रेयर डिजीज़ेज़ के लिए जो बजट एलोकेट होने के बाद भी काफ़ी पैसा अनयूज्ड रहा है। 2025 और 2026 में लगभग 299 करोड़ रुपए एलोकेट हुए, लेकिन सिर्फ इसमें 30.79 करोड़ ही स्पेंड हुआ और लगभग 2000 पेशेंट्स जो है ट्रीटमेंट का वेट कर रहे हैं, जिसमें कि 450 लाइफ थ्रेटनिंग केसेस हैं। और फंडिंग खत्म होने की वजह से लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों का ट्रीटमेंट यहाँ पर रुक चुका है और कुछ पेशेंट्स की डेथ भी हो चुकी है। तो यहाँ पर एक्टिविस्ट जो है इमीडिएट इंटरवेंशन की डिमांड कर रहे हैं। तो फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे दिल्ली में जस्टिस अनप्लग्ड 2026 इवेंट चल रहा है, तो जिसमें काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं। तो इसमें टोटल पूरे इस पेज में वही डिस्कशंस के बारे में है, तो जिसमें कि मेन पॉइंट्स इसमें जो फॉर्मर चीफ जस्टिस एस मुरलीधर है, उन्होंने कहा कि इंडिया में लोग कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ अपनी पर्सनल लाइफ में अलाउ नहीं करते। उन्होंने बताया बेसिकली लॉ जो है वो सोसाइटी से ही आता है, इसीलिए इक्वालिटी, डिग्निटी और राइट्स जो है वो बचपन से ही सिखाने चाहिए। साथ ही लीगल लैंग्वेजेस को सिंपल बनाने की ज़रूरत है। और सीनियर एडवोकेट जो अभिषेक सिंघवी, उन्होंने वार्न किया कि डेमोक्रेसी अचानक से नहीं गिरती, बल्कि धीरे-धीरे इंस्टीट्यूशंस जो है वो वीक होने से इरोजन होता है और लॉयर्स को बेसिकली यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करना चाहिए। फिर यहाँ पर आरटीआई एक्ट का डाइल्यूशन के बारे में बोला गया है कि जो नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसने कैसे जो है आरटीआई को डाइल्यूट किया कि पहले जो आरटीआई में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती थी सेक्शन 8 1 क्लॉज जे में, तो अगर वो पर्सनल होती थी बट तो वो नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होती थी तो वो ये भी डिस्क्लोज की जा सकती थी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बट नए एक्ट के सेक्शन 44 ने बेसिकली इसको अमेंड कर दिया और बोला कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं की जा सकती, इवन इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट भी हो तो उसको डिनाई किया जा सकता है। तो एक्सपर्ट्स ने बेसिकली इसकी आरटीआई की इफेक्टिवनेस कम होने पर भी कंसर्न जताया और डिजिटल एज में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्ट करने की बात की। साथ ही कोर्ट्स में जो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं स्पेशली डेफ लॉयर्स के लिए अभी भी चैलेंज बताया गया। तो ओवरऑल मैसेज इस पूरे जो पेज में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल रिफॉर्म्स ये सब ज़रूरी बताए गए हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे शुंगुडी साड़ीज़ के बारे में है, शुंगुडी सिमर। तो बेसिकली मदुरई में शुंगुडी साड़ी एक ट्रेडिशनल हैंडलूम कॉटन साड़ी है, जिसका टाई एंड डाई पैटर्न एक पुरानी फोकलोर से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ पर फोकलोर के अकॉर्डिंग जो वैगई रिवर है उसके किनारे 2 वीवर्स ने सितारों भरी रात को देखकर ये डिज़ाइन क्रिएट किया था और इस यूनिक स्टाइल को 12 दिसंबर 2005 को जीआई टैग भी मिला हुआ है। और ये जो आर्ट है गुजरात से 17th सेंचुरी से मदुराई आई और सौराष्ट्रियन कम्युनिटी ने इसे फिर परफेक्ट किया। तो कॉटन साड़ी में पहले हाथ से इसमें कई सारे नॉट्स बांधे जाते हैं और फिर फिर डाई किया जाता है, फिर नॉट्स खोलने पर यहाँ पर व्हाइट डॉटेड पैटर्न उभर आते हैं। एक सुंगुदी साड़ी बनाने में 15 दिन से ज़्यादा लगता है। इसको यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। और फिर जो नेक्स्ट है हाउ विल रेयर अर्थ एमओयू विद ब्राज़ील हेल्प इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया और ब्राज़ील ने रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल पर एक एमओयू साइन किया है, जिसका गोल माइनिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक पूरी सप्लाई चेन में कोऑपरेशन बढ़ाना है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। क्रिटिकल मिनरल्स वो और बेसिकली रॉ मटेरियल्स होते हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी
इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के लिए एसेंशियल होते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, रेयर अर्थ्स हो गए। तो इंडिया क्या कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए? इंडिया अब तक जो है चाइना पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट डिपेंडेंसी कम करना चाहती है अपनी चाइना पे। इसके लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन बेसिकली 2025 लॉन्च किया। एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइक्लिंग जो है सारी स्टेजेस कवर्ड हैं। 30 क्रिटिकल मिनरल्स की ऑफिशियल लिस्ट जो है वो पब्लिश की गई है। ओवरसीज़ पार्टनरशिप की जा रही है अर्जेंटीना, चाहे चिली और अदर कंट्रीज़ के साथ। जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, फॉरेन माइंस में जो है वो फॉरेन माइंस एक्सप्लोर कर रही है इस चीज़ के लिए। जहाँ पर डोमेस्टिक सप्लाई कम है, वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी इंडिया ने रिड्यूस किया है। टारगेट है कि 2026 तक इंडिया में रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और डिफेंस के लिए। तो इंडिया अपनी जो सप्लाई है सिक्योर करना चाहता है और सेल्फ रेजिलिएंट बनना चाहता है इस सेक्टर में। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में एमओयू है, उसके लिए इंडिया के लिए फ़ायदा क्या है कि ब्राज़ील के पास ह्यूज मिनरल रिजर्व्स हैं और अभी सिर्फ 30% ही उसका एक्सप्लोर हुआ है। इंडिया को अल्टरनेटिव सप्लाई मिलेगा, चाइना पर डिपेंडेंस कम होगी और जो हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना पर वो कम होगी और बार्गेनिंग जो पावर है हमारी वो बढ़ेगी। मतलब मल्टीपल सोर्सेज होंगे तो ज़्यादा बार्गेनिंग पावर रहेगी। कंपनीज़ को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि रॉ मटेरियल सप्लाई जो है वो स्टेबल है, रुकेगा नहीं अगर कहीं भी अनस्टेबिलिटी आती है। एक्सपोर्ट मार्केट्स के एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मीट करना ईज़ी होगा और ये एग्रीमेंट जो है वो नॉन बाइंडिंग है, लीगल ऑब्लिगेशन कोई नहीं है, पर स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी। यहाँ पर इस पूरे एमओयू से जो ब्राज़ील को क्या फ़ायदा होगा? ब्राज़ील के पास मैसिव मिनरल वेल्थ है, रेयर अर्थ हो, बॉक्साइट हो, मैंगनीज़ हो, लिथियम हो, इनके सिग्निफिकेंट रिज़र्व्स हैं। तो एमओयू से ब्राज़ील को इंडियन इन्वेस्टमेंट मिलेगा माइंस और प्रोसेसिंग में। लॉन्ग टर्म बायर की तरह काम करेगा इंडिया। रॉ ओर जो है एक्सपोर्टर से एडवांस्ड प्रोसेसिंग कंट्री बनने का चांस है ब्राज़ील के पास और ग्लोबल नेगोशिएटिंग पावर जो है वो भी स्ट्रांग होगी ब्राज़ील की इससे। यहाँ पर जो यूएस लेड पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है उससे क्या कनेक्शन है कि इंडिया ने रिसेंटली यूएस लेड पैक्स सिलिका जॉइन किया है जिसका एम है कि सेमीकंडक्टर और हाई टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स सिक्योर करना। तो ब्राज़ील एमओयू इनडायरेक्टली हेल्प करता है इसमें क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पर इंडिया और ब्राज़ील मिलकर इम्पोर्टेंट मिनरल्स का लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बना रहे हैं। गोल है कि बेसिकली टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, क्लीन एनर्जी के लिए सिक्योर रॉ मटेरियल सिक्योर करना। दोनों कंट्रीज़ को इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इससे मिल सकेगा। जो नेक्स्ट यहाँ पे व्हाई इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन कियोस्क। तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर इंडिया का जो ट्रेडिशनल 3 इयर्स का बैचलर डिग्री सिस्टम था वो बदल कर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है काफ़ी क्योटिक रहा और अब पहला जो बैच है फाइनल सेमेस्टर में है और स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर जो 4 ईयर का ये डिग्री प्रोग्राम है इसमें अगर स्टूडेंट बीच में कोर्स छोड़ देता है तो उसको कुछ ना कुछ जो है क्वालिफिकेशंस मिलती हैं। जैसे 1 साल कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट मिलता है कि बेसिक प्रूफ है कि तुमने कोर्स का फाउंडेशन पार्ट जो है वो पढ़ लिया है। 2 ईयर सेकंड ईयर पर डिप्लोमा मिलता है, थर्ड ईयर पर बैचलर्स डिग्री मिलती है और 4 साल कंप्लीट होने पर ऑनर्स या फिर ऑनर्स विद रिसर्च या एंटरप्रेन्योरशिप या एडवांस डिग्री होती है। तो इसका एम था कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होना, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग और रिसर्च पर का एक्सपोज़र देना। तो यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम्स इसमें क्या आई हैं कि जो कांस्टेंट गाइडलाइन चेंजेस हुई हैं इसमें जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट किया है जिसने। रिसर्च रिक्वायरमेंट काफ़ी अनरियलिस्टिक है जो पब्लिकेशंस और कॉन्फ्रेंसेस में है। लाइब्रेरीज़, लैब्स और रिसोर्सेज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी है। फैकल्टी शॉर्टेज है और वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है। फंडिंग फंडिंग जो है वो काफ़ी इनएडिक्वेट है और कई सारे इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कई सारे। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेवी प्रेशर है। कुछ स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका ने प्रोग्राम रोल बैक भी कर दिया। तो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न मॉडल कॉपी करने जैसा है और पुअर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ये बन सकता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम को बेटर बनाने के लिए 4 सजेशंस दिए गए हैं कि एक तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैब्स जिसमें कि कॉलेजेस में प्रॉपर क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज़, लैब इक्विपमेंट्स ये सब होने चाहिए, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिए। मोर टीचर्स एंड फंडिंग यानी फिर अभी टीचर्स की कम है, वर्कलोड ज़्यादा है, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फंडिंग देना होगा, नए टीचर्स हायर करने होंगे।
और यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर फीडबैक पर पॉलिसी जो है अपनी रिवाइज़ करनी होगी। पॉलिसी बनाते वक़्त सिर्फ़ दिल्ली में बैठकर डिसीज़न नहीं ले लिया जा सकता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स का रियल एक्सपीरियंस भी कंसिडर होना चाहिए। और यहाँ पर बोलते हैं रिसर्च सपोर्ट इम्प्रूव करना, यानी फिर स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए लाइब्रेरी का एक्सेस, डेटा सोर्स, गाइडेंस, टूल्स ये सब अवेलेबल होने चाहिए। ओवरऑल ये पूरा आइडिया जो है ये एम्बिशियस है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक होने की वजह से स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे वेयर डज़ द इंडिया यूएस ट्रेड डील स्टैंड? तो यहाँ पर बोलते हैं कि फ़रवरी मंथ में इंडिया और यूएस ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ड्रामेटिक रहे। दोनों कंट्रीज़ एक इंटरिम ट्रेड डील जो है वो फाइनल करने के करीब थे, लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के जो टैरिफ्स हैं उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया, जिससे सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गई। कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स का यूज़ करके टैरिफ नहीं लगा सकता और इसके लिए कांग्रेस की जो अप्रूवल है वहाँ पे यूएस में वो ज़रूरी होगी। और ट्रम्प ने पहले इंडिया पर रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा 25% का पीनल टैरिफ लगाया हुआ था। टोटल जो टैरिफ था 50% लगा हुआ था इंडिया पर, इंक्लूडिंग दिस एक्स्ट्रा पेनल्टी। तो इस इंटरिम जो ट्रेड डील हुई इसमें 18% तक रिड्यूस करने की बात कही गई, लेकिन कोर्ट्स के डिसीजन के बाद ये प्रोसेस रुक गया। इसके बावजूद जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है दूसरे लॉज का यूज़ करके 10% फ्लैट टैरिफ 150 दिनों के लिए और स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ जैसे मेजर्स कंटिन्यू रखे। तो यूएस ने बेसिकली इंडिया के जो सोलर मॉड्यूल्स पर 126% का टैरिफ भी लगा दिया। तो यहाँ पर इंडिया ने ऑफिशियल रिएक्शन कॉशियस रखा है। यहाँ पर इंडियन नेगोशिएटिंग जो टीम्स हैं उनकी वॉशिंगटन विजिट जो है बेसिकली इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई है, लेकिन टॉक्स कम्प्लीटली बंद नहीं है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यूएस ऑफिशियल से दिल्ली में मीटिंग भी की। तो ओवरऑल अभी इस डील को लेकर अनसर्टेनिटी है और डील बेसिकली यूएस के लिए ज़्यादा अर्जेंट है, जबकि इंडिया टेम्परेरी टैरिफ प्रेशर से कुछ हद तक फ्री हो गया है। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर किया है कि टैरिफ जो पॉलिसीज़ है कंटिन्यू रहेंगी और कंट्रीज़ को एग्रीमेंट्स जो है वो ऑनर करने होंगे। कोर्ट ऑर्डर के बाद यूएस ने सारे इंपोर्ट्स पर फ्लैट 10% टैरिफ लगा दिया 150 दिनों के लिए, लेकिन ट्रम्प ने इसे 15% बढ़ाने की वार्निंग दी है, लेकिन अभी तक ये इंक्रीज नहीं हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ आरएनए कॉपीज इटसेल्फ हिंटिंग एट हाउ लाइफ बिगेन। तो यहाँ पर साइंटिस्ट का सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि लाइफ जो है अर्थ पर शुरू कैसे हुई। और 1953 में मिलर और उरे एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि अर्ली अर्थ जैसे कंडीशंस में लाइफ बेसिकली बेसिक केमिकल्स जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए उससे खुद बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ प्रोटीन से नहीं बनती, सिर्फ उनको जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए भी चाहिए जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करे और जो है उसे कॉपी उससे स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कॉपी हो सके। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये है कि चिकन एग प्रॉब्लम है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए को कॉपी करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए और प्रोटीन्स बनने के लिए जो है डीएनए और आरएनए चाहिए। तो पहले क्या आया दोनों में से? आरएनए हाइपोथेसिस के बारे में बोलते हैं कि साइंटिस्ट ने एक छोटा आरएनए मॉलिक्यूल बेसिकली QT45 जो अपनी कॉपी जो है खुद बना सकता है बिना किसी प्रोटीन्स के। तो कॉपी बनाना बहुत स्लो है, वीक्स लगते हैं, परफेक्ट नहीं है, ये भी गलतियाँ करता है। पर जो मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं, वही एवोल्यूशन का बेसिस है और हो सकता है लाइफ की शुरुआत एक सिंपल मॉलिक्यूल से हुई हो जो खुद को कॉपी करता था और ग्रेजुअली इस एवोल्यूशन से कॉम्प्लेक्स लाइफ वो बनी हो। नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर्स फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम सेलिंग पीएसयूज टू अर्निंग मोर फ्रॉम देम। तो यहाँ पर पहले गवर्नमेंट का प्लान था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच दिया जाए प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, लेकिन अब पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई है। पहले क्या सोचा था कि गवर्नमेंट बोल रही थी कि गवर्नमेंट का बिजनेस जो है का काम है बिजनेस चलाना नहीं है। पहले गवर्नमेंट बोली थी कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना नहीं है और नॉन स्ट्रैटेजिक जो पीएसयूज हैं उनको प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया जाएगा और इससे उनको पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली इसको चलाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि अब गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो बेच नहीं रही गवर्नमेंट, बल्कि उनसे ज़्यादा पैसा कमा रही है। डिविडेंड्स यहाँ पर बढ़ गए हैं और पीएसयूज प्रॉफिट का हिस्सा बेसिकली जो पीएसयूज का प्रॉफिट होता है उसका हिस्सा गवर्नमेंट को मिलता है और ये इनकम लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर सेकंड बोलते हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन, यानी कि एसेट्स जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बेच नहीं रहे हैं, उसको लीज या फिर रेंट पे दे रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को। एग्जांपल जो हाईवेज हो गए, रेलवे एसेट हो गया या फिर पाइपलाइंस हो गया या एयरपोर्ट्स हो गए। तो ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहती है, प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करती हैं सिर्फ और गवर्नमेंट को रेगुलर इनकम मिलती है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो स्लो क्यों है?
प्राइवेट सेक्टर पीएसयूज़ जो है वो खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि एम्प्लॉइज़ इसमें ज़्यादा हैं और लॉस का रिस्क बहुत ज़्यादा है, और पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ भी हैं इसमें। तो यहाँ पर न्यू प्लान क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0। तो यहाँ पर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में क्या करती है गवर्नमेंट, अपने जो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी बेचती नहीं है, बल्कि लीज़ पर दे रही है या फिर रेंट पर दे रही है। जो प्राइवेट कंपनीज़ को का पैसा कमाने के लिए, जिसके बदले गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। और जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 है, उसका नया वर्ज़न 2025 से 2030 के लिए, जिसमें गवर्नमेंट और भी ज़्यादा एसेट्स लीज़ पर देगी। टारगेट है यहाँ पर टोटल 16.72 लाख करोड़ कमाना अगले 5 सालों में। इसमें कौन-कौन से एसेट्स कवर होते हैं जो लीज़ और रेंट पे दिए जाते हैं? हाईवेज़ हो गए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स हो गई, गैस पाइपलाइन हो गई, स्टेडियम्स हो गए, वेयर हाउसेज़ हो गए। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के एसेट मोनेटाइज़ किए जा रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में है। मोस्ट इंडियन स्टेट्स आर कीन टू एक्सप्लोर ग्रोथ इन ऑरेंज इकोनॉमी। तो यहाँ पर इंडिया का जो एनिमेशन सेक्टर है, गेमिंग, वीएफएक्स, कॉमिक सेक्शन, वर्चुअल रियलिटी इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, और फ्यूचर में हाई ह्यूज जॉब्स क्रिएटर जो है, ये जॉब क्रिएटर बन सकता है। तो ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है कि जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं उससे पैसा कमाना, जैसे कि मूवीज़, एनिमेशन, गेमिंग, म्यूज़िक, डिजिटल कंटेंट, मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी, ये सब चीज़ें। और हर साल ये इंडस्ट्री लगभग 35% की ग्रोथ कर रही है, और अभी साइज़ इसका $3 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। 5 साल में ये $26 बिलियन तक क्रॉस कर सकता है, और 2030 तक 20 लाख जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पेशल इंस्टीट्यूट बनाया गया है, आईआईसीटी, आईआईटी और आईआईएम जैसा, जिसमें कि हाई लेवल ट्रेनिंग, रिसर्च और इंडस्ट्री जो कॉपरेशन है वो किया जाएगा। इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर स्टेट्स जो है पॉलिसीज़ बना रहे हैं इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए। कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला ऑलरेडी इसमें एक्टिव हैं, और स्टेट भी पॉलिसीज़ जो है इसके लिए ला रहे हैं। तो इंडिया अब आईटी रेवोल्यूशन के बाद अब क्रिएटिव टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की तरफ बोलते हैं यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।